हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपके सामने फिर से एक और पेपर लेके डिस्कशन के लिए हाजिर हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन का जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट हिस्ट्री 2010 का, ये जून 2010 का एग्ज़ाम है। और इसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको लास्ट पेपर में बता चुका हूँ। और दूसरा होता है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे से लगा भी रखे हैं, मेरी गारंटी है कि जब आप दोबारा किसी पेपर को सॉल्व करते हो तो उसमें से ऐसा नहीं होता है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके सही हो। और बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है फिर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ मोस्टली जो एवरेज दिमाग होता है, मैं कहूँ कि आपको सबके आंसर बता दूं और फिर आप आंसर लगाओ तब भी आप 100/100 हम लोग नहीं ला पाते हैं। और हमारा जो सोचने का तरीका होता है और एग्ज़ाम के अंदर हम किस टेम्परामेंट के साथ बैठते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि आपने क्या करना है, जब भी एग्ज़ाम हो आपका कुछ ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल शांति से कूल माइंड से वो एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्या बोलता है ये कि निम्नलिखित में से पूरा पाषाण काल से कौन सा संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़ा मानव जो है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और पूर्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो मध्य पाषाण काल का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये यहाँ औजारों के नाम दिए हैं, ओल्डवान औजार, हथ कुल्हाड़ा, त्रिभुज औजार, पॉलिशदार औजार। और ये औजार बाकी के कहाँ मिले ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है। तो नवपाषाण काल को दर्शाने वाला इकलौता स्थल था दैट वाज चिरान। आपको पता है दैमाबाद और लोथल जो है वो दोनों जो है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है हड़प्पा सभ्यता के काल से। और ये दैमाबाद भी ये साउथ के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी हड़प्पा सभ्यता के साथ संबंधित है। दैमाबाद प्रवर नदी के किनारे हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है और ये महाराष्ट्र में है। और 1958 के अंदर जो है, खुदाई की नहीं कर रहा हूँ बात, खोजने की बात कर रहा हूँ, तो ये खोजा था बीपी बोर्डीकर जो है, इन्होंने इसको खोजा था। बीपी बोर्डीकर जो है इन्होंने इस स्थल को खोजा था। तो सबसे साउथ का स्थल जो है हमारा वो है दैमाबाद, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ओके, तो इसके साथ ही आगे जो है वो कथन और कारण वाले हैं क्वेश्चन। बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के उपयोग के कारण हुआ। इसने लोगों को जो है कारण बोलता है कि इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर प्रयोग में मदद की। तो इसके जो दोनों कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, क्योंकि लगा करके आप इसको देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ क्योंकि इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद की, बिल्कुल सही किया। और ये है आपका क्वेश्चन आंसर सी कि दोनों सत्य हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे आना है। इसमें क्या बोला कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वैदिक काल में समाज पशुपालक था, बिल्कुल पशुपालक था समाज। और आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार, क्योंकि आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार जो था वो पशुपालन था, बिल्कुल सही कहा। देखो ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है कि इसमें सिर्फ ये मिक्स कर दिया जाता है कि कृषि जो है पहली बार जो है कब जो है प्रयोग होने लगा, मतलब वैदिक काल के अंदर। तो वैदिक काल कृषि समाज नहीं था, उत्तर वैदिक काल में कृषि इंट्रोड्यूस हुई थी और इसलिए इसका आंसर वैदिक काल सही नहीं रहता है। ऋग वैदिक काल के अंदर पशुपालक समाज था, बिल्कुल सही है। और उनकी मेन पद्धति भी जो है वो पशुपालन था, वो शिकार करते, इस तरीके की उनकी व्यवस्था थी। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन जो है वो इसका दोनों हैं हमारे ए और आर जो दोनों सत्य है। तो यहाँ डी दिया गया है। और फिर क्या पूछा गया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्यापक असंतोष का परिणाम था, बिल्कुल सही भाई साहब, ऐसा ही था। क्योंकि समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया, बिल्कुल सही है दोनों क्वेश्चन।
दोनों जो है स्टेटमेंट और जो है कारण दोनों सही है, अभिकथन और वो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है आपका। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि नीचे दिए गए कथन और कारण, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी था। जो कुषाण काल था वो बड़े स्तर पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी था, क्योंकि कुषाण शासकों ने स्वयं अपनाकर इसकी वकालत की थी। तो इसका भी जो है दोनों जो है आंसर सही है। इसका भी हमारे यहाँ पे जो है वो आंसर डी हो जाएगा। कुषाण शासकों के बारे में आपको जो है वो पूरा पढ़ करके जाना होता है, उनके जो फेमस किंग थे उनके बारे में पढ़ करके जाना है, ठीक है, कनिष्क कौन था, उन सब चीज़ों की। तो ये चीज़ें आपको जो है आगे के लिए भी तैयारी करने के लिए काम आएगी, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ पेपर का जो है ये आंसर ढूंढना या आंसर लगाना नहीं है। आपको की डायमेंशंस जो है वो थोड़ी इलेबोरेट करके जो है अपने हिसाब से उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। देखो, पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर में 100% लाना नॉट मकसद नहीं होता है। मकसद होता है आप समझता कितना है सब्जेक्ट को। तो जब आप समझते हो सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट समझने के साथ ही हमारे अंदर इस चीज़ का विकास होता है, एनालिटिकल जो है एक थिंकिंग विकसित होती है। और उसमें हम क्या पाते हैं कि हम बहुत अच्छे से जो अगर कर पा रहे हैं तो वो हमें जो है ना आता वो क्वेश्चन भी हम अच्छे से जो है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार कीजिए। सही कूट क्या है? महापाषाणी काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तरी काली पॉलिस्टार मृद भांड और काले और लाल मृद भांड से क्वेश्चन हमेशा आता है। पोएट्री से, पोएट्री जो होती है उसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन हमेशा आएगा, और उसके जो है डिफरेंट यूज जिस टाइम पे वो लोग थे और किस समाज के अंदर वो ज़्यादा प्रचलित थे वो भी हमेशा आते हैं। तो ये 4 का 1 हो जाता है, और 4 एक नंबर पे आएगा, और जो है फिर सेकंड जो है वो ये सेकंड पे ही रहेगा। फिर हमारा जो है वो 3 पे, और जो है 1 4 पे हो जाएगा। तो अगर कहीं पे 1 जो है वो 4 पे है, वो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर था, आपको नहीं भी आता क्वेश्चन, महापाषाण को आप लास्ट में कर करके जो है जो इसका आंसर आप महाश्मयी काल जो है, महापाषाण नहीं था, महाश्मयी काल है, इसको आप लास्ट में कर करे इसका ऑप्शन आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को क्रमानुसार कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया तब भी रिपीट हुआ था। तो 19-20 के एग्जाम में हुआ, 21 के एग्जाम में होता, फिर 22 में फिर हमें देखने को मिला था। अभी लास्ट ईयर जब मैं देख रहा तो शायद क्वेश्चन उस टाइम पे भी आया था। ये मान लो कि यूजीसी का जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि पहले क्या होता है, जन होता है, फिर जन के बाद क्या आता है, जनपद आता है, जनपद के बाद महाजनपद बनता है, और महाजनपद से साम्राज्य बनता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, और इसका कोई आंसर है वो सी हो जाता है। 3 सबसे लास्ट में आता है, और 1 जो है इसमें आप जो है वो विधि भी यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, 10 में क्या बोला है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। 10 का जो उत्तर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपने इसमें कालक्रम अनुसार लिखना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहली जो रचना थी वो थी 4th शताब्दी के अंदर लिखी गई, ये थी अष्टाध्यायी, ठीक है। 4th सेंचुरी के अंदर इसको लिखा गया था, ईसवी पूर्व में, ठीक है। ईसवी पूर्व का बहुत ध्यान रखना है आपने। फिर सेकंड जो ऑप्शन था वो आपका मालविकाग्निमित्रम लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा। आपको पता है कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं करी है, मैंने आपको कुछ पिछली बार ही वीडियो में करवाई भी थी। और यहाँ पे जो मालविकाग्निमित्रम लिखी है, मालविकाग्निमित्रम में क्या है, मालदेश की एक मालविका नाम की राजकुमारी थी, उसका और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके बेटे थे अग्निमित्र, और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो उनके जो बेटा है वो युद्ध के लिए गया होता है, और वहाँ पे उसको एक महिला से प्यार, महिला क्या मतलब राजकुमारी से प्यार हो जाता है, और वो काफ़ी टाइम तक वहीं पड़ा रहता। तो उसके सलाहकार जो होते हैं राजा के बोलते हैं कि बेटा तो हाथ से निकल गया, इसको बुला लो वापिस। तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, 6 महीने का बुखार है, निकल जाएगा, खुद ब खुद वापिस आएगा। अभी गया तो वो मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर देगा। सोचो कितनी मतलब वाइड सोच होती है ना राजाओं की। खैर छोड़ो, वो तो एक मजाक का विषय था, पर सच में ऐसा हुआ था। और ये जो है 5th शताब्दी के अंदर जो है
लिखा गया था किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की स्थापना मतलब रचना करी थी। ठीक है, फिर हर्षचरित की बात आती है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका हर्षचरित। हर्षचरित में क्या बोला गया था? हर्षचरित जो है ये लिखा गया था, कब लिखा गया हर्षचरित? तो ये 640 ईस्वी के अंदर लिखा गया, 640 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। और किसने लिखा था? बाणभट्ट ने इसकी रचना करी थी। ठीक है, और बाणभट्ट ने जो है हर्ष के जो चरित्र के बारे में इसमें जो है वर्णन किया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा, जो अगली जो 4th नंबर पर है राजतरंगिणी, 1100 से 1150 के बीच में जो है, 1250 तक जो 1150 के बीच में ये जो है रचना जो है हमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या है कि 7226 छंद है, 8 पुस्तकों के अंदर ये विभाजित है। और इसमें जो है आपको राजतरंगिणी में राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा राजाओं की नदी। और इसकी जो रचना की थी वो कल्हण ने की थी। कल्हण जो है वो कश्मीर का इतिहास इसमें लिखता है और बहुत सारे जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में जो है वो हमें जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। तो इस हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। 11 क्या बोलता है? पुलकेशिन द्वितीय है, पुष्यमित्र शुंग है, मैंने अभी आपको बताया। शंकराचार्य है, चंद्रवरदायी है, इसके बारे में हमें कालक्रम अनुसार लिखना है। तो पुलकेशिन द्वितीय नहीं आएगा पहले पे आएगा आपका पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का जो कार्यकाल था वो 185 ईस्वी पूर्व था। 185 ईस्वी पूर्व था, 185 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व तक ये शासन रहा है इनका। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कुशलता पूर्वक शासन किया था, पर उनके उत्तराधिकारी कुछ अच्छे नहीं रहे और उस तरह से इसका जो है जल्दी विघटन देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 2nd नंबर पे आएगा, ये आएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो 609 से 642 के बीच में रहा। कब से? 609 से 642 ईस्वी के बीच रहा। और इसने क्या करा था? इसने जो है ऐहोल नामक अभिलेख की रचना करी थी। और ऐहोल अभिलेख के अंदर जो है इसकी जो है प्रशंसा थी बेसिकली उसमें। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चालुक्य वंश से संबंधित था और ये संस्कृति के अंदर जो चालुक्यों की देन है वो है मिताक्षरा, जो है उस समय विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। न्याय कौमुदी जो है वो न्याय कौमुदी सौंदर्य जो है ये प्रभा चंद्र ने लिखा था। और अमोघ वृत्ति जो है वो जिनसेन के द्वारा लिखी गई थी। और वीराचार्य जो है उन्होंने क्या लिखा था? गणित सार समुच्चय जो है वो लिखा था। सोमदेव सूरी जो है उन्होंने वाक्यामृत की जो है वो रचना की थी। और विक्रमांक देव चरित जो है वो विल्हण के द्वारा, फिर से ये विल्हण आ गया, तो विल्हण के द्वारा जो है वो लिखा गया था। फिर हम अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं आपके शंकराचार्य महाराज जी। तो शंकराचार्य जो है ये केरल के अंदर जो है वहाँ पे इनका जन्म होता है और ये 32 वर्ष की उम्र तक जो जिंदा रहते हैं। और जो है 788 में इनका जन्म हुआ था, 820 में जो है मृत्यु हो जाती है। और इस दौरान इन्होंने कितनी 4 ज्योतिर्मठों की स्थापना करी थी। और उस जो है उसी के कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है ना, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक फेमस पर्सनैलिटी के। मतलब मैं जो कर रहा हूँ ना, इससे 2 कदम और जाओगे तब जा करके जो है आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। और ये सबसे अच्छा वे होता है आपकी प्रिपरेशन करने का। ठीक है, चंद्रवरदाई की मैं अगर बात करता हूँ, चंद्रवरदाई जो है पर जा ही नहीं पाई। चंद्रवरदाई जो है ये 4th नंबर पे आएगा। चंद्रवरदाई ने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। 1148 में उनका जो है ये जन्म हुआ था माना जाता। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा है। तो ये हमारा सबसे लास्ट पर जो है आएगा। तो इस तरीके से इसका जो कूट है वो कूट ए सही हो जाता है, ए है। ठीक है, और अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना है। तो 12 में हमें मिलान के लिए दिया गया है नियोग जो है वो ऋग्वेद के साथ जो है वो अटैच्ड होता है।
फिर जो है आहत सिक्के जो है वो प्रारंभिक इतिहास से हमारे जो है संबंधित है। बर्मन जो है वो कामरूप के शासक हुआ करते थे, ठीक है। नालंदा जो है वो बिहार से संबंधित है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें मुझे ज्यादा नहीं बताना है। नियोग जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नियोग क्या होता है? नियोग जो है ऋग्वैदिक काल के अंदर हम इसका वर्णन देखने को मिलता है। जब आप जो है महाभारत देखते हैं तो महाभारत के अंदर भी नियोग जो है हमें देखने को मिलता है। नियोग में बेसिकली क्या होता है कि जब जो है अपना पति बच्चा पैदा करने की उसमें ना हो, मतलब उससे बच्चा पैदा ना होने की पूरी बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो, या फिर किसी तरीके से वो जो है वो प्रॉब्लम में है और वो नहीं पैदा कर सकता है, या फिर मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो वो महिला है वो नियोग विधि द्वारा भी जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है। जैसे कि आज के समय के अंदर सरोगेसी होती है सेम वैसे। पर उस समय जैसे हम महाभारत के अंदर देखते हैं ना, तो महाभारत के अंदर जो नियोग का कार्य किया था वो वेद व्यास जी ने किया था जब पांडवों का जन्म होता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ये भी आपको समाज में देखने को मिलता है, जब पत्नी का जो है वो पति मर जाता है तो वो अपने देवर या फिर वो सगे संबंधी से जो है उसी कुल में जो है वो एक बच्चा पैदा करने की स्वतंत्रता हमारे उस समय ही से ही चलती आ रही है, और उनको प्रॉपर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे जो है हमारे जितने पांडवों के जन्म हुए हैं वो नियोग विधि द्वारा ही माने जाते हैं। तो प्लीज आपको ये जो है कंसेप्ट याद रखने हैं कि ऐसे नहीं कि पढ़ के हाँ मिलान हो गया कि वो कहाँ मिला क्या हुआ, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण का संबंध जो है वो लोहा से है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। खारवेल जो है वो उड़ीसा के शासक रहे हैं, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे ये थे आपके सातवाहन से संबंधित, और विक्रमादेव जो चरित्र है ये विल्हन ने लिखा। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को करवा चुका था, और आगे देखो ये क्वेश्चन आपको आ भी गया। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो डी हो जाता है। आपको जो है इसका आंसर डी मार्क करना है, और वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं कर रहा हूँ, उल्टे 4 कदम ज़्यादा आगे जाकर के मेहनत करनी होगी भाई साहब, तभी जो है JRF क्वालिफाई कर पाओगे आप, है ना। ओके, तो अब जो 14 क्वेश्चन है बोलता है कि नगर निर्माण शैली जो है, नगर निर्माण शैली का जो संबंध है वो उत्तरी भारत से था। नागर निर्माण, नगर नहीं नागर शैली जो है, ठीक है। और श्रवण बेलगोला जो है आपको पता ही है कर्नाटका के अंदर है, और ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तंत्रयान जो है, तंत्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो मैं कुछ कॉमन चीजें होता हैं वो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी होती है, आपको वीडियो भी छोटी चाहिए होती है और कंटेंट भी अच्छे से अच्छा चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पेशेंस रखना पड़ेगा भाई साहब। और महेंद्र वर्मन शैली जो है वो पल्लव वंश ने जो है वो डेवलप करी थी। तो ये इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। तो 14 का हो गया 8, ठीक है। आपको ये सारी चीजें जो है वो ऐसे ही बिल्कुल मिला के चलनी है। कालीबंगा का जो संबंध है, कालीबंगा की खोज किसने करी थी? वो की थी बीवी लाल ने, ठीक है। मिताथल की जो खोज है वो करी थी आपके सूरजभान भाई साहब ने। और अतरंजी खेड़ा जो है, अतरंजी खेड़ा, इसका संबंध RC गौड़ से है। किससे? RC गौड़। और जखेड़ा का जो संबंध है, अतरंजी खेड़ा अलग है, जखेड़ा अलग है, ठीक है। जखेड़ा का जो संबंध है वो MDN शाही से है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। और फिर हमें जो है क्वेश्चन नंबर देखने को मिलता है यहाँ पे 16 में क्या बोला गया है कि 16 में बोला गया है कि क्या ये निम्नलिखित में से किस स्रोत में ये कहा गया कि पृथ्वीराज तृतीय ने पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था? वो कहा था आपके हसन निजामी जी ने, नहीं हसन निजामी ने नहीं कहा था, ये कहा था ताज उल मासिर के अंदर कहा गया था, ये वाली बात है। और बेसिकली जो ताज उल मासिर जो है ये बुक है इल्तुतमिश और ऐबक के कार्यों के बारे में हमें वर्णन करती है। परंतु आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो जो थे, जो पृथ्वीराज थे हमारे, ये भी तृतीय, उस समय मोहम्मद गौरी ने इनको पराजित किया था। एक बार इन्होंने उसको किया, दूसरी बार इन्होंने इसको किया। मतलब एक बार मोहम्मद गौरी को पराजित करके भेज दिया था किसने? जो हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित करके भेज दिया था। दूसरी बार जब वो भाई साहब वापिस आते हैं तो उसमें मोहम्मद जो है ये अपने पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय ये पराजित हो जाते हैं।
तो ये बुक उनके बारे में बताती है। मुख्यतः ये बुक जो है वो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताती है। तो ये वही इरा है जब ये जो है स्थापना हुई थी। आपको पता है कि इनको हरा करके जो है वो स्थापना हुई थी किसकी, गुलाम डायनेस्टी की। ओके, तो ये चीज़ें आपको इतनी मतलब थोड़ी मोटी मोटी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है वो लिखी थी मिन्हाज से सिराज जुजानी ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो पता है आपको किसने लिखी है, ये मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किन दिल्ली मुस्लिम सुल्तानों ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो है वो विस्तार किया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो थी उसका जो कार्य था वो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके पश्चात इल्तुतमिश ने जो है वो कुछ कार्य उसमें किया था, और उसके पश्चात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसकी जो है मरम्मत करी थी। ओके, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन जो है वो बी हो जाता है। कहने वाले तो ये बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें योगदान था, परंतु हमारी जो अभी जो क्वेश्चन आंसर जो है इसका जो दिया गया था वो उसमें यही दिया गया था। और जो है कोई मतलब क्वेश्चन आंसर जो है आपका ये डी तो बन भी नहीं रहा था कहीं पे भी, तो नहीं तो हम लोग इसको भी मार्क कर सकते थे। पर अभी यहाँ पे जो आंसर बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं दोनों। तो FTC अगर ये जो है फोर्थ भी अगर कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे इसके जहाँ मेंशन होता तो हम लगा देते, अब है नहीं तो क्या करना है ना। अब हम लोग जो है वो आंसर दे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पहले बने कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बने इल्तुतमिश, ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, और रजिया सुल्तान के बाद मतलब डिफरेंट गुलाम डायनेस्टी के अंदर जितने हुए हैं ये बलबन भी उसी से संबंधित है ना। तो आगे तुगलक वंश अलग से आया था और खिलजी वंश भी अलग से आया था। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे जो है सुधार है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दागन जो प्रथा थी वो भी उन्होंने लागू करी थी, है ना। तो कुछ ये सुधार थे जो मार्केट से रिलेटेड थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल के कांगड़ा पर भी आक्रमण किया था, ये बारे में जानकारी हिमाचलियों को होनी चाहिए। और निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने का मध्य मार्ग को अपनाएं। तो ये सिंपल काम करने वाले एक भाई साहब थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने इस चीज़ को प्रारंभ किया था, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका वध कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है, अपने चचा का वध, है ना। तो आगे फिरोज शाह तुगलक इसके जो है MBT के बाद FST आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म भी आपको जो है वो याद रखने हैं। बलबन ने भी जो है किसको हटा करके जो है लॉ एंड रक्त की नीति जो है अपनाई थी, और जो है बहुत बड़ा खून खराबा और ईश्वर का प्रतिनिधि बना दिया था, और अपने आप को ईरान के वंशजों के साथ जो है वो क्या किया था, संबंधित बताया था। इसलिए तो ताकि वो कुलीन लगे, ठीक है, जबकि वो था दास। तो इसलिए लोग कुछ भी कर सकते हैं दिखाने के लिए, है कि नहीं, ठीक है। और सजदा और पेबोस की नीति भी जो है बलबन ने लागू करी थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि शेख निजामुद्दीन और उसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, और उसने कहा था कि जब तक मैं बंगाल से वापस आ जाऊं तब तक जो है आप दिल्ली खाली कर दीजिए। तो जैसे कि इनको पता था निजामुद्दीन औलिया को, उन्होंने कहा था कि महाराज आप दिल्ली आ जाए, दिल्ली अभी दूर है। तो बीच में जब वो बंगाल विजय से वापस आ रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसको क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बीच में उनको जो है वो आराम के लिए रुकाया, और वहीं पे उनका हत्या हो गई थी। वो जो टेंट उनके लिए लगाया और टूट गया और वो मर गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कहावत बन गई कि कोई भी इम्पॉसिबल काम हो तो उसमें क्या बोलते हैं कि बेटा दिल्ली दूर है अभी, है ना। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ JRF बेटा दूर है, दिल्ली दूर है, इसलिए अगर आपका जो है JRF करना है तो मेहनत डबल कर दो, ठीक है। उसने खोतों और मुकदमों को कुछ रियायतें दी थी, बिल्कुल सही, उसने कुछ रियायतें दी थी। उसने अपने पुत्र उलूग खां को प्रताप रुद्र से बकाया राशि पेश की कश की वसूली के लिए भेजा था, हाँ जी भेजा तो था। फिर उसके बाद उसने जो है हाके शर्म नामक कर को लगाया था, बिल्कुल नहीं, इसने नहीं लगाया था ये।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 है जो हमारे यहाँ पे कहाँ पे दिए गए हैं, वो पूछा गया है, नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है होना चाहिए था वो 2 और 3 जो है वो सही नहीं होना चाहिए था, 1 और 4 होना चाहिए था, जो कि इसका अगर हम लोग 1 बना दें तो 1 हो सकता है, पर यह गलत है, ये हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 अगर मैं बात करूं, 20 में क्या बोला गया है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको उनमें से एक चूज करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब आप इसको चूज करते हैं, क्या बोलते हैं कि 13वीं शताब्दी के, नहीं इसका जो है 21 आगे हम लोग 20 का है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। ये शहरी क्रांति की जो अवधारणा है ना बेटा, ये मोहम्मद हबीब ने जो है वो शुरू करी थी। किसने? मोहम्मद हबीब ने। ठीक है, 21 है निम्नलिखित जो 2 वक्तव्य दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना है कि उनका आंसर ढूंढना है सही से। उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुए, बिल्कुल जो है हुए थे। और क्योंकि वे लोग दक्कन पठार में खलजी और प्रारंभिक तुगलक आक्रमण को उचित ठहराने के लिए दक्कन आए थे, तो ये जो है इसमें बोला गया है कि वे लोग दक्कन पठार में खलजी और प्रारंभिक तुगलक आक्रमण को उचित ठहराने आए थे। तो ये दोनों सही हैं, इसकी पर ये एक दूसरे की मतलब इसका जो आंसर है वो कायदे से तो ए होना चाहिए। ठीक है, पर ये थोड़ा सा हम डॉट में रख लेते हैं। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, अब 22 है। इसमें हमें जो है विजयनगर साम्राज्य के जो कुछ वंशज दिए गए हैं, वंश दिए गए हैं, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे ज़्यादा पहले कौन आया था? संगम आया था, दूसरे पे सुल्लभ आया था, तीसरे पे तुल्लभ आया था और चौथे पे अराविडो आया था। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, संगम वंश जो है वो 1336 में आया था और 1386 तक चला था। इसमें मुख्यतः हमें क्या देखने को मिला था, हरिहर और बुक्का भाइयों ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। और जब जो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक इनको जीत करके ले गए थे वापिस, और उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया था, फिर उन्होंने इस्लाम छोड़ा और वहाँ जब आए तो गुरुजी की जो है उसमें क्या किया था, सानिध्य में इन्होंने अपना धर्म फिर से परिवर्तन करके हिंदू हो गए थे और हिंदू राज्य की स्थापना करी विजयनगर, जो बहुत ज़्यादा फला फूला बाद में। ठीक है, उसके बाद सुल्लभ वंश आया। सुल्लभ वंश की जो स्थापना थी वो नरसिंह ने की थी। नरसिंह ने जो है वो 1485 के अंदर जो है इसकी स्थापना करी, 1505 तक ये वंश चला। फिर तुल्लभ वंश की स्थापना वीर सिंह ने की थी। वीर सिंह 1515 के अंदर जो है 1505 के अंदर जो है ये स्थापना करी और 1570 तक ये वंश चला। लास्ट वंश था आपका अराविडो। अराविडो जो है 1570 से 1649 तक ये चला था, स्थापना करी थी भाई साहब तिरुमल ने। तो इस तरीके से जो इसका आंसर बी हो जाएगा। और फिर आपको जो है 23 देखना है, तो गोवा की जो मतलब गोवा जीता था ये 1510 के अंदर जीता था। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में लिखना हो, तो कालानुक्रम में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत पहले हुई, उसके पश्चात ये भक्ति के लिए भाई साहब वैष्णव भक्ति के प्रचार में लगे और रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। आदि ग्रंथ का संकलन नहीं किया गया, उससे पहले इबादत खाना जो है वो बंद हुआ और फिर जो है 4th पे आदि ग्रंथ का संकलन हमें देखने को मिलता है। इसके जो है सन भी आपको याद करने हैं और मुझे भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या बोला कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहसाला की घोषणा करी थी, तो ये सही है। और दूसरा क्या है कि मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निवारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है और एक सही हो जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा अब जो है 26, हमें फिर से मिलाने की बारी आ गई है। मुगलों की मालवा विजय जो है ये 61 के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इलाही युग का जो आरंभ है, इलाही युग का आरंभ जो है वो 84 के अंदर हमें देखने को मिलता है। कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय जो है
ये 85 के अंदर ही हुआ था। और उड़ीसा विजय जो है 92 के अंदर हमें देखने को मिलती है मुगल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी, इसका ऑप्शन बी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको 27 का आंसर करना है कि निम्नलिखित में से किन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था। तो अकबर के काल में जिन सचित्र पांडुलिपियों को तैयार किया गया था वो पांडुलिपियां थी राजकंबर और योग वशिष्ठ, राजकंबर और योग वशिष्ठ। और आपने जो है अपने आंसर में ये भी टिक करना है कि दीवाने हसन देहलवी और जो है तूतीनामा की रचना कब हुई। तो इसका जो है 2 और 4 होना चाहिए, इसका भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया था। तो ये नील विनिर्माण का वर्णन जो है पीटर मुंडी भाई साहब के द्वारा किया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विलियम फिंच के द्वारा किया जाता है। इवन बतूता जो है वो 13वीं सेंचुरी के अंदर मोरक्को से आया था, एमबीटी के कार्यकाल के अंदर रहा है काजी बन करके। निकोलो डी काउंटी जो कुंटी जो है, निकोलो डी काउंटी, ये जो है ये किसके कार्यकाल में आया था निकोलो डी काउंटी। तो ये देवराय प्रथम, जिसको हमने ऊपर पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के, ये उन जो है सल्लो वंश जो है पहला आपका था संघ वंश जो है इसके कार्यकाल में देवराय के कार्यकाल में आता है, यात्रा करी थी भारत की। और इसके अलावा जो है पीटर मुंडी जो है, पीटर मुंडी ने क्या किया था, पीटर मुंडी किसके कार्यकाल में आया था। पीटर मुंडी जो है पीटर मुंडी का जो कार्यकाल रहा है, जब वो आया था वो 1600 से 1667 के बीच में आया था। किसके पास, शाहजहां के पास आया था। विलियम फिंच जहांगीर के पास आया था, इंग्लैंड से थे, ठीक है। और आपको इसके अलावा जो मार्को डी पोलो जो है, ये मार्को पोलो के बारे में पता होना चाहिए। ये इटालियन यात्री था जो 1254 से लेकर के 1323 ईस्वी तक आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो भी पता होना चाहिए जो इसमें नहीं पूछे गए हैं। आपको पता है यहाँ से हर बार क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो आपको इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए। बाकी इसकी एक लिस्ट बना लो तो बहुत बढ़िया होता है, उसमें याद करना बहुत ईजी रहता है। 29 जो क्वेश्चन है बोलता है कि अहमद यादगार जो है उनका हमने मिलान करना है। तो वो है खुलासत उत तवारीख की रचना इन्होंने करी थी। 1 का 4 के साथ है, ठीक है, 1 का 3 के साथ है, ठीक है, 1 का 4 के साथ नहीं है। अहमद यादगार ने जो है वो ये स्थापना नहीं करी थी, ये नहीं लिखी थी उन्होंने, ये हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ओह शिट, अहमद यादगार ने जो है वो तारीख के सलातीन अफगानिया की स्थापना जो है रचना करी थी। उसके पश्चात जो है अगर हम जो है शहनवाज खां की बात करें, शाह शहनवाज खान की बात करें, इन्होंने मासिर उल उमरा की बात करी थी, ठीक है। तो अगर हमने मिलान किया 1 का 3 के साथ और डी का जो है वो बी के साथ मिलान किया है, तो 1 का 3 और डी का जो है वो 2 कहाँ पर है, तो 1 का 3 ये, फिर जो क्वेश्चन आंसर जो है इसका ए हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन जो है आपको टफ लगे वो आप मिलान कर सकते हैं। फिर हमारा जो 2 है, सुजन रॉय जो है इन्होंने खुलासत तवारीख की रचना करी थी। और फिर ख्वाजा कामगार गैरत खान जो है इन्होंने इन्होंने जो है वो मासिर इन्होंने, यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। पहले इसका जो आंसर है इसको हम दोबारा से मार्क करते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा था कि हमने बोला था कि ए का जो मिलान है वो हमने पहले 4 के साथ कर दिया था, जो कि गलत था। ए का मिलान होगा 3 के साथ। इन्होंने तारीख सलातीन की रचना करी थी। फिर जो है बी का जो मिलान है वो 4 के साथ होगा। सुजन रॉय ने जो खुलासत तवारीख की रचना करी थी। ख्वाजा कामगार गैरत खान जो है इन्होंने मासिर जहांगीरी की रचना करी थी और नवाज खान ने जो है वो मासिर उल उमरा की रचना करी थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है
सही आंसर ए हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर ए के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 30 क्वेश्चन है, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त करवाया था? तो शाहू को जो मुगल कैद से मुक्त करवाने वाले शहजादा आजम थे। उसके अलावा जो है किस अधिनियम के द्वारा, शाहू कौन थे? मराठा थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके पुत्र थे और ये सारी चीजें। उसके बाद मराठों के यहाँ पे क्या गड़बड़ी प्रारंभ हुई? तो मराठा इतिहास आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था? चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा ये अधिकार समाप्त किया था। सिर्फ एक चीज के ऊपर रहने दिया था, किसके ऊपर? बंगाल से चीन से व्यापार के ऊपर और जो है चाय के ऊपर। ठीक है, उसके पश्चात ये दोनों अधिकार भी उनसे छीन लिए 1833 के एक्ट के अंदर। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1873 में पहली बार हस्तक्षेप किया था। 1773 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो हमारे यहाँ जो क्या होता है, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके पश्चात जो है आया था। तो ये सारी चीजें किसके कार्यकाल में आए, किसने जो है इनको लागू किया, आपको सारे पता होना चाहिए। 1813 के अंदर पहली बार भारतीय शिक्षा की बात भी करी गई थी। 1 लाख रुपए का बजट जो है वो पारित किया गया, जो आज तक खर्च नहीं हुआ। मतलब आज तक तो कहाँ ही होगा, पर उस समय जो है अगला बजट आने तक जो है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो 32 जो है स्त्रियों से संबंधित जो है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि सीधे जो है हम लोग कंपनी के शासन से हट करके ब्रिटिश क्राउन के शासन के तले हो गए थे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानूनों के पारित होने के को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये था स्त्रियों के से संबंधित जो कानून थे। हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये ठीक जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले पारित होता है और ये 1856 के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है, 1856 के अंदर। ठीक है, और दी नेटिव मैरिज एक्ट जो है, दी नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 के अंदर हमें जो है 72 के अंदर देखने को मिलता है। बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो है वो 1829 के अंदर आता है। ठीक है, और जो है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो 1851 के 91 के अंदर आता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 1 हो जाता है आपका। और 33 का जो आंसर है हमारे पास 33 जो है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहली बार जो आयोग आया था वो कौन सा था? वो था कैम्पबेल आयोग। ठीक है, उसके पश्चात जो है वो स्ट्रेची आयोग आता है और उसके पश्चात जो है कौन सा आयोग आता है? मैकडोवेल आयोग आता है और चौथा जो है वो लॉयल आयोग आता है। अब हम थोड़ी सी विस्तारपूर्वक चर्चा कर लेते हैं निशान लगा करके। देखिए, जो 1878 के अंदर सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता के अंदर स्ट्रेची आयोग बनता है, ये अकाल संहिता का निर्माण करता है। ठीक है, और खाद्य व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप की सिफारिश भी स्ट्रेची आयोग जो है वो करता है। लॉयल आयोग जो है, लॉयल आयोग 1897 के अंदर आया था। सर जेम्स लॉयल के द्वारा ये जो है लाया गया था। सिंचाई सुविधाओं को और विकसित करने की इन्होंने सिफारिश करी थी। ठीक है, 1897 के अंदर लॉयल आयोग आया था। सर एंथनी मैकडोनल्ड जो नंबर 1 पर है, ये जो है 1900 के अंदर आया था। मैकडोनल्ड आयोग था और इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्होंने भी जो है अकाल से निपटने के लिए डिफरेंट सिफारिशें जो है वो करी थी। ठीक है, इसके अलावा कैम्पबेल कमीशन जो है जॉर्ज कैम्पबेल के द्वारा लाया गया था और इन्होंने उड़ीसा अकाल के संबंध में जो है वो अपनी वो करी थी, रिकमेंडेशन करी थी। और इसके अलावा अगर 1865 के लगभग 65-66 के अंदर ये गठित हुआ था। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जितने जो है अकाल आयोग, ये सारे अकाल से संबंधित है, तो जितने अकाल आयोग गठित किए गए हैं उन सारे अकाल आयोग, पुलिस आयोग और
पुलिस सुधार आयोग और भी जो है जितने आयोग गठित हुए थे उनकी एक सूची बनानी है, अपने बेड के सामने चिपकानी है, एक बार सुबह पढ़नी है, एक बार शाम को पढ़नी है। और उससे क्या होगा कि आपको जो है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा और आप आराम से कर पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है समझने से ज़्यादा आपको उसकी डेट्स जो है वो याद होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। 34 है मौलाना शिबली नोमानी का संबंध जो था वो नवतुल उलेमा से था। 35 है सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप करने के कारण मजदूरों की आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो वो वृद्धि जो थी वो 35% थी। हमने इसके बारे में गांधी जी की वीडियो में चर्चा करी थी उस दिन, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे। अगर आपको गांधी जी के जितने मूवमेंट है वो पढ़ने हैं तो मेरे चैनल लिस्ट पर प्लेलिस्ट है, चैनल में जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही थी, तो चंपारण सत्याग्रह 36 बार पूछा है। 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी, तो आबादों या गैर कानूनी करों के विरुद्ध थी, बिल्कुल नहीं थी। उनकी जमींदारों की दमन नीति बिल्कुल नहीं थी। और भू राजस्व की मांग के खिलाफ थी, ऐसा भी नहीं था। वो जो मुख्यतः विरोध था वो तिनकठिया प्रणाली जो है, जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी कुछ एक लोग थे, उन लोगों ने बागान खरीद रखे थे और उनसे जो है उनसे वो प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और बोलते कि आपको अपने 1/3 भूमि पर जो है वो क्या करना है, नील की खेती करनी है। और जब डाई का आविष्कार होता है तो उसके पश्चात वो खरीदने के लिए मना करते हैं और बड़ा अमाउंट वसूल करने की धमकी देते हैं। इस तरीके से ये इसका आंसर है। गांधी जी ने बहुत अच्छा मूवमेंट इसके लिए लड़ा था और ये वो खत्म करवाया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था। ये क्या था, कराची अधिवेशन 1931 के अंदर किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है 37 और उस टाइम पे अध्यक्षता किसने करी थी, वो अध्यक्षता करी थी आपके पटेल जी ने। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में अनौद्योगिकीकरण नहीं हुआ, तो ये बोला था मॉरिस डी मॉरिस ने, बोलेगा ही क्योंकि ब्रिटिश था, ठीक है। 1857 में जो है हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी आपके डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। तो और हेनरी विविन डिरियोजियो जो है ये यंग बंगाल आंदोलन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दिख रही है वो आपकी झोली में होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आप वो लोग हैं कि कल शाम को परसों शाम को उसने क्या मैसेज किया था वो याद रख सकते हैं, तो ये तो और भी नॉर्मल बात है। बस मन आपका जो है इसके अंदर होना चाहिए। जैसे पूरी मूवी देखने के बाद आपको मूवी नहीं भूलती है, और अगर आपकी मूवी बीच में छूट जाती है फिल्म, तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगती है कि आगे क्या हुआ होगा उस वेब सीरीज के बाद जो है। अब जब दूसरी वेब सीरीज आएगी, दूसरा पार्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा, आश्रम का 3rd पार्ट 4th पार्ट जब आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, सब आपने इमेजिनेशन करी है। तो इस तरीके से उतना मन लगा के अगर पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे भी कोई व्यवस्था जो है वो आपको अव्यवस्था नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो है क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला गया है 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 में क्या दिया गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी थी, आप सबको पता है इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो इनकी लिखी हुई है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी सीधे आंख बंद करके पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लगा दो। सर सैयद अहमद खान है, एक ही बुक इनसे मिलती जुलती है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, असबाबे बगावत हिंद, ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी इंडियन स्ट्रगल करके, तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो ए हो जाता है, जो आपको ज़्यादा सोचने की व्यवस्था इसमें है नहीं, दिक्कत है। आप इसको जो है वो एनिमेशन जो है एलिमिनेट करके भी जो है इसका आंसर ढूंढ सकते थे। 42 क्वेश्चन जो है हमारे 41 है पहले तो। 41 में क्या दिया गया है, बोला गया है कि चिन्नावा जो है, चिन्नावा का जो संबंध था वो किट्टूर उपद्रव से था जो 1924 के अंदर हुआ। हाजी शरीयत उल्लाह का जो संबंध है वो फराइजी आंदोलन से रहा है, तो 3 के साथ मिलान हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू जो है इनका संबंध रमा उपद्रव 1922 के साथ होता है,
ठीक है। और कृष्णा दाजी पंडित जो है, गडकरी आंदोलन जो है, ये आपके महाराष्ट्र नागपुर के क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो उससे संबंधित था। तो ये सारी चीजें आपको इतने बारीक स्तर पर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, सर्वोच्चता की शक्ति, स्थायी शक्ति ब्रिटिश सरकार में नहीं थी, जिसका उपयोग उसने किसके संबंध में किया था, वो संबंध में किया था आपके देशी रियासतों के। बोला क्या था कि जो सर्वोच्च शक्ति है ना वो ब्रिटिश रहेगी, बाकी आप अपने इलाके में जो कुछ करो, जैसे चंबा रियासत होगी, जो सारी रियासतें हैं वहां पे क्या था, डायरेक्ट रूल थोड़ी था, राजा राजा था, राजा रहता था, पर वो सर्वोच्च शक्ति जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। तो राजाओं के बहुत सारे मैटर जो थे वो ब्रिटिशर्स ही हैंडल करते थे कि किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, क्या जो है फॉरेन पॉलिसी रहेगी, तो ये सारी चीजें सिर्फ ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। तो इसलिए जो है वो इसका आंसर जो है वो बी हो जाता है। 43 है 1937 से 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका टी प्रकाशम ने, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा उस समय का जो कैसा इरा रहा है तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो टी प्रकाशम बहुत फेमस लीडर थे। और भारतीय संविधान में पांडुलिखन कमेटी का जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया था, वो डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी चीज है, जो डॉक्टर अंबेडकर है, इन्होंने किन किन संगठनों की स्थापना करी, इन्होंने जो है कौन कौन सी बुक्स जो है वो रची या फिर लिखी, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और BN राव और जवाहरलाल नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी जानकारी हो तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए मुझे मुश्किल खड़ी हो जाएगी उसमें। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन आपको पता है 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च कब, 42 के अंदर हुआ था, 1942 के अंदर, ठीक है। 42, ठीक है, 42 के अंदर हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त जो है 9 अगस्त के लगभग 8 अगस्त 9 अगस्त को जो इनकी मीटिंग होती है, फिर ये शुरू होता है, तो ये भी अगस्त में हुआ 1942 के अंदर ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये किसके कब शुरू हुआ, ये अगस्त 1940 में शुरू हुआ था। और जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, और जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 को आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। तो पहला हो जाएगा ये, और जैसे आपने जो है इसको पहला माना तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आता बी। तो आपको ऐसे जो है यहाँ देखो बहुत कम कम जो है वो गैप दे रखा है, इन दोनों में कम गैप, इन दोनों में कम गैप, मंथ भी लगभग जो है वो सेम सेम है, डेट का जो है थोड़ा थोड़ा फर्क है, ऊपर नीचे है ना, मार्च और अगस्त है। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है आप जब इतने बड़े कंटेक्स्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। तो अभी तो नॉर्मल लग रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूँ। जब बिना पढ़े आप पढ़ाओगे या फिर वहाँ पेपर दोगे तो उस समय जो है दिमाग से हिल जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पेशेंस होके काम होके पढ़ना है, याद करना है। 46 है, किसे मानववाद का जनक समझा जाता था, तो पेट्रार्क जो है इनको जो है मानववाद का जनक समझा जाता था। लॉर्ड मिल, शराब की भट्टी और बेकरी का प्रयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था ये उसे कहते थे, उसे तायल कहा जाता था। तो ये आपको नॉर्मल चीजें हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था वो रूसो ने किया था, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इसमें। बाकी इन्होंने क्या कहा था वो चीज़ें भी आपको, ये वेस्टर्न थिंकर है सारे के सारे, उनके बारे में मोटा माटा एक क्वेश्चन आ जाता है, इतना नहीं कि उन थिंकर्स को पढ़ना शुरू हो जाओ। बस अगर आपको मोटा मोटा आइडिया आता है ना कि उसने किस चीज़ के ऊपर बात करी है तो इतना उलझाती नहीं है यूजीसी और यूपीएससी का सबसे अच्छी बात होती है कि उनके प्रश्न में ही उनका उत्तर होता है, ठीक है। 49 है आपका, बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण थे, ये थे आपके वाणिज्यवाद के लक्षण थे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ये तो होगी डिस्कशन। 50 क्वेश्चन का फिर से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इरेस्मस का जो मैच है वो करना है प्रेज ऑफ फॉली, तो ये उनकी पुस्तक है। मैकियावेली ने क्या लिखा था, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी है।
और टॉमस मोर ने क्या लिखा है, टॉमस मोर भाई साहब ने यूटोपिया लिखा है। और दांते जो है डिवाइन कॉमेडी की बात करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डी हो जाता है और हमारा पेपर समाप्त हो जाता है। और आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो शांतिपूर्वक इस तरीके से अध्ययन करना है। पुस्तकें हो गई और कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो उनको क्या करना है, जैसे पुस्तक हो गई या फिर आयोग हो गए, वो एक एक चार्ट आप अपने सामने रख सकते हो। और अगर एक हफ्ते तक भी आप ऐसे रिवीजन करते हो या फिर 2-3 बार, अगर ऐसे नहीं लगाना है तो आप अपनी बुक में भी लिख करके दिन के 2 बार उनको रिवाइज कर लो। और सबसे अच्छा रिवीजन करने का टाइम होता है सोते हुए रिवीजन करना। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है फ्रेंड्स कि हम लोग शाम को सोते हुए फ़ोन जब तक हमारे मुंह पे 4 बार ना गिरे हमें तसल्ली नहीं आती है, जब तक नाक में दर्द ना हो जाए या फिर लिप्स में जो है वो ब्लड ना निकल आए, क्योंकि फ़ोन भी भारी है ना आजकल। तो आपको क्या करना है कि वैसे फ़ोन नहीं चलाना है। हमारे यहाँ फ़ोन को चलाना नहीं, घोचना बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आंखें बंद होती है, समझ में कुछ आता नहीं है। आपने भी क्या करना है कि ऐसी कोई गाचा गोची नहीं करनी है, पढ़ना है प्रॉपर ढंग से। और सोने से पहले एक बार रिवीजन करो, पढ़ो। क्या होता है कि वो आपके दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है, फिर वो आपके अनकॉन्शियस दिमाग में फीड हो जाता है और आपको हो सकता है कुछ टाइम के बाद सपने भी वैसे ही आने लगे, ठीक है। रील्स देखोगे तो रियल लाइफ में भी रील बन जाओगे, इसलिए प्लीज़ उस तरीके की व्यवस्था मत करिए अपने जीवन में। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट जो है इसमें अपडेट करना हो या फिर लेक्चर को थोड़ा और बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। वैसे मेरी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि आपको ठीक वैसे पढ़ाऊँ जैसे मैंने खुद का किया है, जैसे मैं खुद करता था, जितना टाइम खुद देता था, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।